हेलो फ्रेंड्स, वेब एकेडमी के 6th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज वह टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो हमने लास्ट वीडियो में जहां पर ख़त्म किया था। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमने लास्ट वीडियो कहां पे ख़त्म किया था और हम क्या चल रहे थे? वैसे मैं बता देता हूँ, हम लोग फिजिक्स में थे। फिजिक्स में चैप्टर 1 मेजरमेंट पढ़ रहे थे, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक, हम लोगों ने मास, बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है अच्छे से। उसकी वीडियो की लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एक बार उसको भी पढ़ लें ताकि आपको कंटिन्यूएशन इस चैप्टर का अच्छे से समझ में आए। ठीक, हम लोग अब नया जो टॉपिक आज शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है वेट। व्हाट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब ये होता क्या है? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसकी डेफिनेशन वाइज अगर देखा जाए तो जो फोर्स किसी जिस फोर्स से कोई चीज अट्रैक्ट होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स, अर्थ जिस फोर्स से किसी चीज को अट्रैक्ट करती है। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ये अर्थ है। जिस फोर्स से इसको ये अट्रैक्ट कर रही है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेट हम लोगों का जो पता चलता है, जो हम लोगों को वजन पता चलता है, वो असल में हमारा वेट होता है, क्योंकि उसमें फोर्स, वो फोर्स होता है जिस फोर्स से अर्थ हमें अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले तो। द फोर्स by which earth attracts any object is called weight of an object। ठीक, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हम लोगों को पता लग गया। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम लोगों ने मास में पढ़ा, पिछले वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको हमने बताया है कि मास क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और जो वेट होता है वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज दिस वेक्टर क्वांटिटी? सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी होती हैं वो क्वांटिटीज with magnitude as well as direction are called vector quantities। वेक्टर क्वांटिटीज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? क्वांटिटीज with magnitude as well as direction। अब सबके दिमाग में ये आया होगा क्वेश्चन कि वेट में डायरेक्शन कैसे आया। यहाँ पे ये जो जो भी है, ये दिख रहा होगा, ये बॉय ये दिख रहा है, इसका वेट नीचे की तरफ पड़ा तो हमें डायरेक्शन पता चल गई कि हमेशा ये अर्थ के अट्रैक्टिव होगा तो हमेशा डाउनवर्ड होगा। ठीक, तो डायरेक्शन क्या हो गई? डाउनवर्ड। और कुछ फोर्स लग रहा होगा जिस फोर्स से ये खड़ा होगा उतने एरिया में। ठीक, इतनी बात समझ में हमें आ रही है, अच्छे से आ रही है। तो जो जिस फोर्स से वो खड़ा हो गया वो उसका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। और जिस डायरेक्शन यानी कि डाउनवर्ड, डाउनवर्ड हो गया, इसलिए यह एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमेशा याद रखने वाली चीज क्या है? वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक,
वेट का फॉर्मूला याद कर ले, W इज इक्वल टू M और G। M क्या है और G क्या है, दोनों चीज जानते हैं। सबसे पहले M को जानते हैं, क्या होता है? M होता है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर ये जानना है तो आपको पिछला वीडियो जानना होगा कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हमने उसमें पूरा बताया कि मास कैसे निकालते हैं, क्या होता है, किस तरह की क्वांटिटी होती है, सभी कुछ उस वीडियो में बताया हुआ है। ठीक, अब आते हैं दूसरी क्वांटिटी, दैट इज जी। जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, एम जी। इतनी बात समझ में आई? आ गई ना? क्लियर हो गई इतनी बात? तो इसकी वेट की यूनिट के बारे में बात करते हैं। क्या? यूनिट ऑफ वेट। मास की यूनिट जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ी, वैसे ही वेट की भी कुछ यूनिट्स होती हैं, जैसे कि न्यूटन। अगर हमें और कोई यूनिट अगर इसकी नहीं याद आ रही है और सिर्फ अगर हमें न्यूटन ही याद है तो भी बिल्कुल सही है। एक यूनिट और इसकी होती है KGF। क्या बोलते हैं उसको? KGF, 1 kgf। अब इन दोनों का रिलेशन देख लेते हैं। 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। वन kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। 9.8 क्या है यहाँ पर, ये जानने वाली बात है। ये हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, जो हम लोगों ने यूनिट में mg देखा था, जो g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू ये है। अगर हम लोग किसी का भी मास अंडरलाइन मास अगर हमें पता है और उसमें अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वैल्यू का 9.8 का, तो उसका हम लोगों को वेट पता चल जाता है। सिंपल, अगर हमें किसी का वेट निकालना है और मास पता है तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सिर्फ 9.8 का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी शायद मेरे हिसाब से आप लोगों को। आप लोगों के माइंड अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछने के लिए फ्री है। मैं ये बहुत बार आपसे कह चुका हूँ, एक बार पूछ के भी देख लीजिए, हो सकता है कि मैं ना बता पाऊँ। अगर मैं बता पाऊँ तो एक बार लाइक जरूर कर देना। कुछ बातें वेट के बारे में ऐसी हैं जो मैं आपको सिर्फ वर्बली बता देता हूँ। जैसे कि जो वेट है वो अर्थ पर मैक्सिमम होता है, और अगर हम लोग इससे ऊपर जाते हैं या अर्थ के अंदर जाते हैं तो वो कम हो जाता है। मतलब कि अर्थ से अगर हम लोग कुछ हाइट ऊपर गए, सपोज अगर हम लोग यहाँ से 100 फीट तो बहुत कम हो जाएगा, 200 किलोमीटर अप गए अर्थ सरफेस से 200 किलोमीटर अब हाइट गए, इतनी हाइट तक हम लोगों ने अटेन कर ली, तो वहां पे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कम आएगा। ठीक ऐसे ही अगर हम लोग 200 मीटर से 200 किलोमीटर डीप अर्थ के गए, मतलब अर्थ के अंदर गए, तो वहां पे भी डिक्रीज आएगा। अर्थ किसमें डिक्रीज आएगा? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहली बात हम लोग को ये क्लियर हुई। ठीक, अब हम लोग दूसरी बात जान लेते हैं कि अर्थ में भी डिफरेंस है थोड़ा। अर्थ के जो पोल्स हैं, मतलब कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों में मैक्सिमम होता है क्या? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मैक्सिमम एट पोल्स एंड मिनिमम एट द इक्वेटर। इक्वेटर कहाँ पे होता है? सेंटर की रिंग जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, सदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दोनों को डिवाइड कर देती है। क्या क्या डिवाइड कर देती है? इक्वेटर। उसी को
वही एक ऐसा पॉइंट है जहां पे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मिनिमम आता है। ठीक, हम लोगों ने तीनों बात कर ली कि अगर ऊपर जाते हैं तो भी कम होता है, अंदर जाते हैं अर्थ के डीप अंदर, जमीन के अंदर नीचे जाते, जितना नीचे चलते चले जाते हैं वहां पे भी डिक्रीज आता है। और तीसरी बात हम लोगों ने क्या कर ली, पोल्स और इक्वेटर वाली बात कर ली। ठीक, ये बात क्लियर होनी चाहिए दिमाग में, क्योंकि ये बहुत अच्छे पॉइंट है जहाँ पे आपको बड़े जो मतलब कि जब आप जे मेंस जैसे पेपर की तैयारी करेंगे तब वहां पे सिर्फ एक चैप्टर होता है आगे जाके, ग्रेविटेशन। उस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो सिर्फ इसी पॉइंट से, या तो वो बॉल को कुछ हाइट ऊपर ले जाते हैं या बॉल को कुछ हाइट नीचे ले जाते हैं। तो वहां पे एक फॉर्मूला होता है, वो आप आगे मेरे ही क्लास में पढ़ेंगे कुछ दिनों बाद, जहां पे बस एक माइनस का एक डिफरेंस आ जाता है और पूरा गेम बदल जाता है। तो आप अगर आप लोग थोड़ा सा अभी से अगर टेक्नोलॉजिकल माइंड से चलने लगे तो कुछ समय बाद आप लोगों के लिए ये जो पेपर्स हैं, ये सारे पेपर्स बिल्कुल क्या है, मैं अब इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड हो जाएगी। इजीएस्ट मतलब इजीएस्ट। ठीक है, अब जिस टॉपिक पे हम लोग आ पड़े हैं ये हमारे स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म होता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन फाइनल्स के एग्जाम में अगर ये चैप्टर आ रहा है या हाफ ईयरली के एग्जाम में अगर ये चैप्टर आ रहा है तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म हो जाता है। ठीक, अब इसमें करना क्या है, डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास, वेट एंड मास के बीच में एक डिफरेंस पैदा करना है। कुछ ऐसे पॉइंट रखो जो वेट को अलग बताएं और मास को अलग बताएं, इनके बीच का डिफरेंस किन किन पॉइंट्स पे हम लोग कह सकते हैं कि वेट और मास दोनों अलग अलग है। सबसे पहली चीज, दोनों की डेफिनेशन लिख दो। डेफिनेशन, इसकी भी डेफिनेशन लिख दो। ठीक, पहला पॉइंट हो गया। वेट की डेफिनेशन क्या हो गई, द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट। और मास क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। दोनों की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है क्या, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये पॉइंट मेरे दिमाग में कभी नहीं घुसा, ये जो हम ये वाला पॉइंट लिख रहे हैं, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर। ये बात समझ में आ गई कैसे, अभी मैंने बताया कि इक्वेटर में मिनिमम, पोल्स में मैक्सिमम, क्या वेट मतलब कि डिफरेंस, मतलब कि अगर हम लोग पोल्स में किसी चीज का वेट करें तो डिफरेंट आएगा और इक्वेटर में करें तो डिफरेंट आएगा, मतलब कि वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और अगर हम लोगों ने उस दिन पिछले वीडियो में ये बात करी थी कि मास अगर हम चाहे यहाँ नाप लें या कहीं और जाके नाप लें वो हमेशा कांस्टेंट ही होगा। इस अब हम लोग थर्ड पॉइंट, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट न्यूटन, एसआई यूनिट किलोग्राम। ठीक, फोर्थ पॉइंट, मेजरमेंट कैसे होता है, अभी हम बता रहे हैं, ये अभी थोड़ा पहले आ गया, स्प्रिंग बैलेंस की मदद से। किसकी मदद से, स्प्रिंग बैलेंस की मदद। ठीक, ये किसकी मदद से, बीम बैलेंस। फिजिकल बैलेंस। ठीक, 4 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए दिमाग में। एक अनोखा पॉइंट जो आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और यह एक स्केलर। तो हमारे कितने कितने पॉइंट तैयार हो गए, 5।
आएगा कितने मार्क्स का? 3। तो हमारे 2 मार्क्स हम लोग प्रॉफिट में चल रहे हैं। अगर हम लोग सारे के सारे याद कर लेते हैं तो पेपर में हमारे 3 मार्क्स तो कहीं गए ही नहीं है। सिर्फ 3 मार्क्स का नहीं तैयार करना है, पूरे 80 to 80 मार्क्स का तैयार करना है। इसलिए ये 3 मार्क्स तो कर ही लेना, ठीक है ना। अब इतना सब कुछ पढ़ लिया वेट के बारे में, डिफरेंस पढ़ लिया वेट एंड मास का, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? मेजरमेंट ऑफ वेट। ठीक, मेजरमेंट ऑफ, हम लोग मेजर कैसे करें, किस वेट को मेजर कैसे करें? तो हमने पिछले वीडियो में एक बैलेंस का नाम बार बार बोला और बार बार सॉरी भी बोला, उसका नाम था स्प्रिंग बैलेंस, जिसकी मदद से हम लोग वेट को मेजर करते हैं। कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? एक सेकेंड, कैसे करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस की मदद से वेट मेजर किया जाता है। किसकी मदद से किया जाता है? स्प्रिंग बैलेंस की मदद से। अगर हमें स्प्रिंग बैलेंस अपने आसपास कहीं देखना है तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, अपने आसपास की जो फूल मंडी होती है, फूल मंडी जहाँ पे फूल मिलते हैं ज्यादा, मतलब कि बड़े रेट में, तो वो लोग क्या करते हैं, पहले जिस झोले या जिस पन्नी में हम लोग लेने जाते हैं उसको पहले ऐसे पकड़ के देखते हैं कितने ग्राम हुआ वजन, और फिर उसमें फूल भरते हैं और ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पूरा झोला उन्हीं के उसमें ऐसे लटक जाता है। ठीक, ऐसे आ गया, बस वही होता है स्प्रिंग बैलेंस। ठीक, अब अगर हम लोग बाकी इसकी वर्किंग, बाकी इसके कंस्ट्रक्शन, ये सब अभी यहाँ पे सीखते हैं। एक सेकेंड का समय। ये जो आपको सामने दिख रहा है यही है हमारा क्या? स्प्रिंग बैलेंस। ड्राइंग बहुत गंदी, समझते हैं अच्छे से। ठीक, सबसे पहली चीज ये क्या है हमारा? रिजिड सपोर्ट। ठीक, यहां से होती है हमारी स्टार्ट और अपर एंड या स्टार्ट ऑफ स्प्रिंग, जो ये अंदर जा रही है। क्या होता है ये? स्टार्ट ऑफ स्प्रिंग या अपर एंड ऑफ द स्प्रिंग। लिखते हैं क्या? अपर एंड ऑफ द स्प्रिंग। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन जान रहे हैं कि कौन सी चीज क्या है। ठीक, ये एक स्प्रिंग आई होती है अंदर तक, यहां तक, ये हमारा पॉइंटर हो गया। ठीक, ये रॉड हो गई, ये हुक हो गया। ठीक, सारी चीजें समझ में आ गई। ये हमारा रिजिड सपोर्ट, ये अपर एंड ऑफ द स्प्रिंग, ये स्प्रिंग हो गई, ये पॉइंटर हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये रॉड हो गई, ये वाली जो गई है पतली सी, ये हुक हो गया। और जो ये आपको पतली पतली लाइनें दिख रही है ये स्केल है, जो मेजर, मतलब मेजर कहाँ तक आई, लाइंस ग्रेजुएटेड जो होती हैं, ये लाइंस ग्रेजुएटेड स्केल है। स्केल, आप सबका काम जान लेते हैं। रिजिड सपोर्ट ऊपर से पकड़ने के लिए, ठीक, ऊपर से हमने इसको यहाँ से पकड़ लिया, यहाँ से ये स्प्रिंग फंसी रहती है सिर्फ, और कोई इसका ये अंदर ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। और ये वाला जो ये वाला बॉर्डर दिख रहा है आप लोगों को, ये हमारा मेटेलिक केस, इसके अंदर के ये सब कुछ चीजें। वैसे अगर हम लोग उसको बाहर से देखेंगे तो हमें कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ मेटेलिक केस दिखेगा। ठीक, रिजिड सपोर्ट पे कर लिया, स्प्रिंग आ गई, पॉइंटर आ गया।
पॉइंटर का क्या काम होता है, ये हमेशा, सबसे पहली चीज पॉइंटर के बारे में 2-3 चीजें जान लेते हैं। पॉइंटर हमेशा 0 पे होना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, स्प्रिंग बैलेंस हमारा फोर्स फॉल्स मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा, फॉल्स। अगर हम लोग ऐसे पकड़े और वो 0 पे ना हो, वो तो हमारा ये स्प्रिंग बैलेंस कैसा हो जाएगा, फॉल्स स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, ये हमारा फॉल्स स्प्रिंग बैलेंस अगर 0 पे नहीं हुआ। जैसे अब ये हमारा क्या है, हुक। हुक में क्या काम होता है, ऑब्जेक्ट को टांग देना, मतलब कि ऑब्जेक्ट को हैंग कर देना। ठीक, जैसे ही हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हैंग किया, तुरंत ये खींचा, पॉइंटर 0 से खिसकते हुए किसी पॉइंट पे आकर रुका, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सपोज यहाँ पे हमने एक ऐसे लोड लिया बड़ा सा, ये हमने यहाँ पे इसको हैंग कर दिया, तो ये पॉइंटर यहाँ से खिसक के यहाँ पर आ गया 5.1, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, 5.1। ठीक, अब एक चीज और जान ले, अगर ये जो ग्रेजुएटेड स्केल होता है, ये हमेशा किसमें होता है, केजीएफ में, या केजीएफ में, या तो किसमें होता है, केजीजी में होता है, किलोग्राम, कुछ गड़बड़ हो गई ना, हाँ सॉरी, केजीएफ में या केजीडब्ल्यूटी वेट, कब केजी वेट में या केजी फोर्स में। ठीक, समझ में आ गई, ग्राम फोर्स, केजी वेट, सब में किसी ना किसी एक में ये ग्रेजुएटेड होता है। अब अगर हम लोगों को इसका वेट मेजर करना है, तो इसका पूरा प्रोसीजर कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग इसको बस ऐसे ही समझते हैं, इसका इस्तेमाल इसमें नहीं करते। बाकी हम लोगों ने सीख तो पूरा लिया कि कौन सा पार्ट क्या करता है। ठीक, सबसे पहले लिया, ऐसे देखा खाली है, अभी कुछ नहीं है। ठीक, ऐसे लिया तो हम लोग पॉइंटर देखेंगे, सबसे पहले 0 रीड कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर 0 रीड नहीं कर रहा तो उसको सेट करेंगे इस हिसाब से कि वो 0 रीड कर ले। 0 रीड नहीं कर रहा, उसको फेंक दिया, दूसरा लिया, 0 रीड कर रहा है, हाँ ठीक है, 0 रीड कर रहा है, पहला काम हमारा खत्म। अब ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट लिया और ऑब्जेक्ट को हुक कहाँ पे है, ये सबसे नीचे, उसमें हैंग कर दिया। ठीक, हैंग कर दिया, कुछ देर के लिए उसको छोड़ दिया, अपना बिना हाथ हिलाए। हाथ नहीं हिलना चाहिए, अगर हाथ हिला तो सब गड़बड़ हो जाती है। सारा पूरा एक्सपेरिमेंट कह लो या रियल लाइफ में हमारे साथ झोल हो जाता है। ठीक, उसको ऐसे पकड़ा, हाथ नहीं हिला, स्टेशनरी हुआ किसी पॉइंट पे जाके, जिस पॉइंट पे वो स्टेशनरी हो गया, वही हमारा क्या हो जाता है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। हम लोगों ने क्या किया, स्प्रिंग बैलेंस की मदद से वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर कर लिया। ठीक, यहाँ तक हमारा स्प्रिंग बैलेंस खत्म हो जाता है। ठीक, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके माय डियर, अब स्टार्ट करते हैं डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डेंसिटी क्या होता है, उसका हिंदी अनुवाद अगर डेंसिटी का जाने तो बोलते हैं घनत्व। कोई चीज कितनी घनी है, कितनी घनी पैक्ड है, उसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन वाइज देखते हैं तो डेंसिटी की डेफिनेशन आ जाती है, क्या आती है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट contained per unit volume। डेंसिटी क्या हो गई, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटेन्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक, फॉर्मूला लिख लेते हैं, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट का मतलब हमेशा क्या होता है, डिवाइड।
ये बात याद कर लो, अभी तुम लोग नए हो इस लाइन, मतलब कि 7th में हो, 8th में पर यूनिट आई कई सारे मिलेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी 7th में ही एक है, उसमें भी बहुत सारी चीजें होंगी जो पर यूनिट में होंगी। हाँ, एक छोटा सा आप लोगों को हमने मतलब कि एक हिंट दे दी, आगे भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है, इसीलिए पर यूनिट जहाँ पे लिखा दिखे पर यूनिट, वो हमेशा डिवाइड होता है। डिवाइड उसका मतलब ऊपर वाली चीज ऊपर और नीचे, पर यूनिट वॉल्यूम। जो चीज पर यूनिट के बाद हो गई वो डिवाइड के नीचे आ गई, और जो चीज पहले वो डिवाइड के ऊपर। डेंसिटी के बारे में डेफिनेशन जान ली, डेंसिटी का फॉर्मूला जान। डेंसिटी होती क्या है? कोई भी चीज अगर हम लोग देखें तो उसका कुछ ना कुछ मास है ना, है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ मैटर कंटेन कर रही है अपने अंदर, तो मतलब मास है। और अगर मैटर कंटेन कर रही है तो कुछ जगह भी ऑक्यूपाई कर रही होगी। अगर वही मास और वही वॉल्यूम लेके दोनों का आपस में डिवाइड दे दें तो जो चीज निकल के आएगी उसे हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। यही उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, यही बात लिखी हुई है, उसको हमने हिंदी में तुम्हें बता दिया। ठीक समझ में आ गई? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटेन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक, अब बात करते हैं यूनिट की। यूनिट ऑफ डेंसिटी। ठीक, डेंसिटी की जो यूनिट क्या हो गई? सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं फिर से। मास ऑन वॉल्यूम। मास की यूनिट ले लें, मास की यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम। और वॉल्यूम की यूनिट क्या हो गई? वो तो हम लोगों को छोटे से पता है कि वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। ऐसा ही यूनिट यहाँ पे चल रही है, क्लियर कर लीजिएगा भाई। तो हमारी इसकी यूनिट क्या हुई? किलोग्राम पर मीटर। किलोग्राम पर मीटर। ठीक, अगर स्मॉलर यूनिट्स, अदर स्मॉलर यूनिट्स में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी आ जाता है। ठीक, आ गई बात क्लियर हुई। अब अगर हमें 1 kg किलोग्राम पर मीटर क्यूब कोई चीज दी गई है, ठीक, किलोग्राम पर मीटर क्यूब कोई चीज दी गई है और हमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे? करके कन्वर्जन देख लें। हाँ, करके कन्वर्जन देख लें तो हमारे दिमाग में क्लियर हो जाएगा। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 kg अपॉन 1/100 का क्यूब। यहाँ पे ये हो गया मीटर क्यूब। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। इसके आगे जाए, 1 1 2 3 4 5 6 अपॉन 1000, 1 2 3, 3 से 3 कट गए, बचे 1000, यानी कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? यूनिट्स क्लियर हो गई। अब हम लोग आ जाएंगे किसके बारे में? फाइंडिंग डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। ठीक, सॉलिड्स की डेंसिटी करेंगे, पहले रेगुलर फिर इरेगुलर। हम लोगों ने डेंसिटी के बारे में पढ़ा, डेंसिटी की यूनिट्स के बारे में पढ़ा, स्मॉलर यूनिट्स के बारे में पढ़ा, कन्वर्जन पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ रेगुलर सॉलिड। रेगुलर सॉलिड से मेरा मतलब है जैसे कि पहला हमारा आता है क्यूब, दूसरा क्यूबाइड, तीसरा स्फीयर एंड फोर्थ इज what is fourth? Fourth is cylinder.
सिलेंडर क्या होता है, सब बता रहे, सब बिल्कुल अभी बता रहे हैं। इनमें ऐसा क्या खास है जो हम लोग इसको अलग से पढ़ रहे हैं? इनमें इनकी वॉल्यूम खास है, क्योंकि अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी शेप का दिया गया तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, स्प्रिंग बैलेंस लेंगे और उसका मास निकाल देंगे, हमें क्या मिल गया, मास मिल गया। मास सभी का मिल गया, चाहे वो क्यूब हो, क्यूबाइड हो, स्फीयर हो, सिलेंडर, सब दिखते कैसे हैं अगर ये जानना है, ये लीजिए हम बना दे रहे हैं। ये हमारा क्यूब हो गया, ये क्यूबाइड हो गया, स्फीयर हो गया, ठीक। वॉल्यूम, अब हम लोग सबके वॉल्यूम्स के बारे में बात कर लें, ठीक। पहला इसका तो ए क्यूब हो गया, ए क्या है, ए क्या है, ए हमारा, ए इसकी एक साइड का अगर हम लोग इसका क्यूब कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, इसकी वॉल्यूम मिल जाएगी। क्यूबॉइड में ये एल हो गई, बी एच, एल सॉरी ये एच, ये बी, एल बी एच, ठीक, एल बी एच। इस अगर हम लोग एल इंटू बी इंटू एच कर दें हमें क्या मिल जाएगा, क्यूबाइड की वॉल्यूम मिल जाएगी। स्फीयर की बात कर ले तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब क्या हो गई हमारी, इसकी वॉल्यूम हो गई। अब लास्ट बचा सिलेंडर, सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। ये हमारी इसकी रेगुलर सॉलिड्स में सभी की वॉल्यूम हमें पता लग गई, ठीक, वॉल्यूम पता लग गई, मास पता लग गया, डेंसिटी आ गई। तो रेगुलर सॉलिड्स की डेंसिटी आ गई, कैसे आई, मास लिया हमने ऊपर, सब सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक क्यूबाइड का लेते हैं, एक ब्रिक्स, ब्रिक्स मतलब ईंटा, ईंटा लिया, किस शेप का होता है, किस शेप का होता है, बताइए बताइए, क्यूबाइड शेप का होता है, ठीक। उसको लिया, स्प्रिंग बैलेंस में रखा, लगभग लगभग 1 kg आया उसका वेट, क्या आया, 1 kg वेट, ठीक, 1 kg वेट आ गया, वेट नहीं, ओ माय गॉड सर आप फूल हैं क्या, मास आया। स्प्रिंग हमने, हम लोगों ने क्या लिया था, बीम बैलेंस, बीम बैलेंस लिया था तो क्या आएगा, मास, मास आया 1 kg। 1 kg थोड़ी छोटी वैल्यू आ रही है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी वरना, तो लेट कर लेते हैं 5 kg, ठीक। कुछ लेंथ थी, कुछ ब्रेथ थी, कुछ हाइट थी, ठीक, उसकी तो वॉल्यूम आ गई 5 मीटर क्यूब, ये आई 5 kg। डेंसिटी, डेंसिटी निकाल दें अगर, 5/5 इज इक्वल टू क्या आ गई, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हो गया हमारा डेंसिटी ऑफ रेगुलर सॉलिड्स। So we have calculated density of regular solids. So let's talk about density of irregular solids. Irregular solids, इनमें भी दो तरह के आते हैं, जैसे कौन कौन से दो तरह के आते हैं, पहला कि वो वाटर से हैवियर है कि वाटर से लाइटर है। अगर तो हम लोग पहला केस मान लेते हैं, केस 1 हैवियर देन वाटर, ठीक, पहला केस मान लेते हैं हैवियर देन वाटर। इसमें हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं,
एक एग्जांपल लिया हमने, एक स्टोन पीस, घर के बाहर से एक स्टोन पीस उठा लाए जिसका शेप हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते कि क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है या स्फेयर है। तो उसको अब हम लोगों ने लिया, ठीक। हम लोग को निकालनी क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी के लिए चाहिए मास एंड वॉल्यूम। मास तो इजी है, मास तो हम लोग एक बीम बैलेंस लेंगे, मास आ जाएगा। मास आ गया, हम लोग को मास कैसे मिल गया, बीम बैलेंस की मदद से, ठीक। सारा जितना भी इसमें खुरपेच है वो वॉल्यूम में है। वॉल्यूम कैसे निकलेगी ये देखते हैं, ठीक। सबसे पहले एक हम लोग सिलेंड्रिकल वो लेंगे, इसका नाम, अरे यार, एक सिलेंड्रिकल पिपेट, रुक जाओ, अच्छा हम बुक से देख के बताते हैं। मेजरिंग सिलेंडर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मेजरिंग सिलेंडर, ओके। तो एक मेजरिंग सिलेंडर लिया जिसमें कुछ वॉल्यूम तक इसमें कुछ ग्रेजुएशन थी, वो वॉल्यूम बता रही थी कि कहाँ तक कौन सी चीज कितनी भरी, ठीक। हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिया, वाटर लिया और सपोज यहाँ तक फिल कर दिया, यहाँ तक पूरा वाटर है। फिर एक थ्रेड ली, थ्रेड जो कि थ्रेड में मतलब वो बिल्कुल पतली से पतली होनी चाहिए जिससे उसके वॉल्यूम का असर हमारे स्टोन पीस पर ना पड़े, ठीक। उसको लिया और इसके अंदर हम लोगों ने डाल दिया, ठीक है। यहाँ तक हमारा वॉल्यूम किसका था, वाटर का था, तो इसको हम लोगों ने वॉल्यूम V1 मान लिया। क्या मान लिया, V1, ठीक। यहाँ तक हम लोग इसको वॉल्यूम को माना V1। अब यहाँ से, अब जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे स्टोन का इंट्रोडक्शन कराया, तो दूसरे डायग्राम में देखते हैं क्या हुआ। ये थी V1 हमारी, ठीक। अब यहाँ से एक स्टोन गया अंदर, ये स्टोन अंदर गया, तो जो वॉल्यूम V1 थी वो लिक्विड यानी वाटर का वॉल्यूम बढ़ के यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आ गया तो ये हमारी हो गई V2, ठीक। वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगी, तो जो V2 आ गई हमारी, इसी से हमारी डेंसिटी बनाई जाए। कैसे निकलेगी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस केस में, डेंसिटी इज इक्वल टू मास जो यहाँ पे था, मास अपॉन V2 माइनस V1। जो V2 माइनस V1 हमने किया है वो वॉल्यूम किसका है, वॉल्यूम होगा वो स्टोन का वॉल्यूम, वो हो जाएगा हमारे स्टोन का वॉल्यूम, ठीक है। ये बात हम लोगों को समझ में आ गई, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे V2 माइनस V1 कर दिया। तो हम लोग को एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ स्टोन पीस पता चल गया, एक्चुअल डेंसिटी ऑफ स्टोन पीस पता चल गया, ठीक। समझ में आ गई हम लोगों को। अब बात करते हैं डेंसिटी ऑफ इर्रेगुलर सॉलिड्स विच आर लाइटर देन वाटर। तो यहाँ मैं बस इतने में ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग चेंज हो गई, लाइटर हो गया, ठीक, लाइटर हो गया। मास उस चीज का हम लोग किसी से निकालेंगे, बीम बैलेंस से ही निकालेंगे, ठीक। ये चीज यहाँ पे वॉल्यूम में बस एक छोटा सा अंतर आता है, उसको मैं फिर से पूरा बता देता हूँ। यहाँ पे मेजरिंग सिलेंडर लेंगे, मेजरिंग सिलेंडर में वाटर फिल किया, यहाँ तक V1 आ गई हमारी, ठीक। ये पूरी V1 हो गई। फिर इसमें एक सिंकर नाम की चीज होती है, क्या होती है, सिंकर। सिंकर के लिए हम लोग एक हैवी स्टोन पीस ले सकते हैं, हैवी स्टोन पीस ले लिया, ठीक। उसको हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिया, हैवी स्टोन पीस आ गया इसके अंदर, आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे आ गया V2। ये हमारा जो V2 आई है, ये हमारी यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि ये हमारी वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो सिंकर प्लस लिक्विड की वॉल्यूम है। इसकी सिंकर की है और लिक्विड की है। अब एक काम, अब जिस चीज का हमें निकालना है, जिस चीज की डेंसिटी हमें निकालनी है,
जिस इरेगुलर सॉलिड की हमें डेंसिटी निकालनी, वो भी इस थ्रेड के साथ हम लोग यहाँ पर बांध देंगे। ठीक, बांध दिया। बांधने के बाद फिर से उसको उसी लिक्विड में डालेंगे। लिक्विड में जैसे ही डालेंगे तो हमारे वॉल्यूम में फिर से इंक्रीमेंट आ जाएगा। सपोज यहाँ तक आया, ये V3 पहुंच गया। ठीक, ये V3 आया, तो इस केस में डेंसिटी अगर निकालनी है तो डेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास, जो कि बीम बैलेंस से निकाला गया, अपॉन V3 माइनस V2। V3 क्या है? वॉल्यूम विथ सिंकर सब्सटेंस या मटेरियल जिसका निकालना है, एंड वाटर। V3 हमारी ये हो गई। V2 क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिंकर एंड वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिंकर एंड वाटर किससे माइनस हो रही है? वॉल्यूम ऑफ सिंकर, वाटर एंड मटेरियल। तो वॉल्यूम किसकी निकल के आ जाएगी? मटेरियल। तो यहाँ से हम लोगों का डेंसिटी ऑफ इर्रेगुलर सॉलिड्स भी फिनिश हो गया। अब एक लास्ट पार्ट आ जाती है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। तो उसका जो एक मुख्य टॉपिक है, डेंसिटी बॉटल, वो मैं आपको, जो अभी हम लोग इसी वीडियो के लास्ट पार्ट में न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे होंगे, उसमें एक न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल से मैं उस चीज को अच्छे से समझाऊंगा। ओके, let's see some questions on the topic which we studied till now. So our first question is, a piece of iron weighs 312 grams and has a volume of 40 centimeter cube. Find the density of iron. So our first numerical says that, let's solve it. Solution. पहला क्वेश्चन हमारा, जैसा कि स्क्रीन में आप लोगों ने देखा होगा, मास ऑफ आयरन पीस। जो जो चीजें हमें दी गई हैं वो चीजें हम पहले लिख लेते हैं। मास ऑफ आयरन पीस, वॉल्यूम ऑफ आयरन पीस दी गई है, मास दिया गया है शायद 312 ग्राम, एंड वॉल्यूम दी गई है 40 सेंटीमीटर की। ओके, और हमें निकालना क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी पता नहीं, ठीक, निकालनी पता नहीं, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो फ्रॉम द रिलेशन D is equals to M अपॉन V, मास रखा ऊपर 312 अपॉन 40, सॉल्व कर देंगे बस, सिंपल एज दैट। 312 अपॉन 40 करते हैं सॉल्व, देखते हैं क्या होता है। 4 1 जा 4, 0, 4 1 जा नहीं, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 32, 7.8, आंसर इज 7.8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 7.8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है हम लोगों को? सब कुछ क्लियर है, कुछ भी बताने लायक इसमें नहीं है। अब कोई इसमें कह देता कि इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करो, तो क्या होता? कुछ ना होता। हमने आपको रिलेशन बताया है, उसी के वैसे करके देखिएगा, आंसर आ जाएगा। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये बताया हुआ है हमने, है ना? हाँ भाई, सही है, दैट इज करेक्ट। बस वैसे ही हो जाएगा। Let's see another question from density of regular solids. So the question says, a lead is
sphere of radius 2 centimeter weighs 352 grams. Determine the density of lead sphere. न्यूमेरिकल टू में हम लोग को जो मैंने उठाया है न्यूमेरिकल टू, वो उसमें सिर्फ एक ट्विस्ट है, इस वजह से उठाया है। उसमें मास हम लोगों को कुछ दिया हुआ है, मास ऑफ स्फीयर कुछ दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है, बस इसलिए हमने क्वेश्चन को उठाया था। अगर डायरेक्ट वॉल्यूम होती तो मैं उसकी तरफ देखता ही, पर यहाँ रेडियस दी है, साइड 2 सेंटीमीटर है। और तो अब हम लोगों को इसमें क्या करना है कि इसमें हम लोगों को वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी उस स्फीयर की, जिस स्फीयर की हम लोगों को डेंसिटी निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मैंने बताया था कल, मैंने बताया था फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। 4/3 पाई 22/7 आर 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और मास हमारा दिया गया है 352 ग्राम। मास 352 ग्राम, रेडियस 2 सेंटीमीटर, एंड सो calculate, try to calculate volume. The solution is in front of me, so I am writing it directly. 704/21, ये हमारा इतना मल्टीप्लाई करने पर आएगा 704 एंड अपॉन 21। ये हमारी क्या आ गई, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। सबसे ज्यादा जरूरी चीज सॉल्यूशन नहीं होता, यूनिट सबसे ज्यादा जरूरी होती। पूरा क्वेश्चन अगर हम लोग कर लेते हैं और कई बार अगर हम लोग यूनिट लगाना भूल जाते हैं तो क्वेश्चन गलत कर दिया जाता है। तो और जो भी डेंसिटी कितनी आ जाएगी, 352 अपॉन 704 मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम 4 into 21। सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट अवर आंसर एज 10.5 grams per centimeter cube। 10.5 grams per centimeter cube। है ना, तो समझ में आ गई मैं। So the last numerical of this video states that an empty density bottle of capacity 50 ml weighs 27 grams. When completely filled with glycerine, it weighs 92 grams. Calculate the density of glycerine. Express your answer in SI units. So let's see the solution. So the last numerical of this video is about एंड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। इट नीड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। इसमें हम लोगों को एक नई चीज पढ़नी है जिसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी बॉटल। क्या बोलते हैं, डेंसिटी बॉटल। डेंसिटी बॉटल अब आप लोग इससे समझिए कि एक तरह की ऐसी बॉटल जिसका वॉल्यूम फिक्स है। वॉल्यूम फिक्स मतलब कि उसमें हम लोग चाहे जितना ये मतलब ये जो ये डेंसिटी बॉटल वाले जितने क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स निकालने के लिए काम आते हैं। ये मतलब कि अगर हमें किसी लिक्विड की डेंसिटी निकालनी है तो हम लोग उसमें वॉल्यूम निकालने के लिए डेंसिटी बॉटल का ही इस्तेमाल करते हैं। डेंसिटी बॉटल हम लोगों को पता लग गई कि एक ऐसी बॉटल जिसका वॉल्यूम परमानेंट फिक्स होता है। कोई कुछ बॉटल्स आती हैं 25 ml की, कुछ आती हैं 50 ml की, एंड सो ऑन। मतलब कि उनकी वॉल्यूम उतनी ही फिक्स रहेगी। ठीक, उसमें जैसे अगर हम लोग एक्स्ट्रा लिक्विड भी पोर कर देते हैं तो वो बाहर आ जाता है अपने मन से। मतलब कि उसकी ऐसी मैकेनिज्म सेट होती है कि उसका लिक्विड बाहर आ जाता है। इसमें जो डिफरेंस आता है वो मास में आता है।
हम लोगों को जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया रहता है, जैसा कि आप लोगों ने इस जो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने जब पढ़ा होगा स्क्रीन में, तो 2 मार्क्स दिए गए होंगे। एक पहला दिया गया होगा एम्प्टी डेंसिटी बॉटल का और दूसरा दिया गया होगा फिल्ड डेंसिटी बॉटल का। तो बस डिफरेंस यहीं पर आता है, मास में डिफरेंस आता है। तो अगर इस वाले क्वेश्चन की बात कर लें तो हम लोगों को इसकी कैपेसिटी मतलब कि डेंसिटी बॉटल में जो वॉल्यूम दी गई है वो 50 ml दी गई है। कितनी दी गई है? वॉल्यूम फिक्स है इसलिए उसको पहले लिख ले रहे हैं, वॉल्यूम 50 ml। मास विद एम्प्टी, एम्प्टी मास कितना दिया गया है? एम्प्टी मास कितना दिया गया है? 27 ग्राम। और फिल्ड मास मतलब कि जब लिक्विड डेंसिटी बॉटल में फिल कर दिया गया तो कितना उसका मास हो गया? फील्ड मास 92 ग्राम। कितना हो गया? 92 ग्राम। तो डिफरेंस इन मास निकाल लें तो हमें किसका मास पता चल जाएगा? मास ऑफ दैट लिक्विड। किसका लिक्विड पता चल जाएगा? मास ऑफ दैट लिक्विड। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाए? अगर हम लोग इसको m2 मान लें और इसको m1 मान लें तो d का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? m2 माइनस m1 अपॉन v। सो पुट कर देते हैं अगर वैल्यूज तो 92 माइनस 27 शायद 65 आएगा। हाँ 65 सही सॉरी 65। और वॉल्यूम हमारी क्या थी? 50। जो ml होता है वो सेंटीमीटर क्यूब होता है और जो l होता है लीटर वो हमारा मीटर क्यूब होता है। ये आप अभी से जान लें, अच्छा है, आगे आपको पता चल ही जाएगा। तो इसको डिवाइड दे दें 1013 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें एक चीज इस क्वेश्चन में और पूछी गई थी कि इसका जो आंसर आए उसको हम लोगों को एसआई यूनिट में करना। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में करने के लिए क्या करें? 1.3 इंटू 1000, आंसर आ गया 1300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, आंसर आ गया। यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया क्या क्या। इस वाले जो ये वाला वीडियो है इसमें हम लोगों ने कई सारी चीजें सीखी। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैसे निकलेगा, क्या क्या कंडीशन होती हैं, किस मीजर किस डिवाइस से निकलेगा, फिर डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स, डेंसिटी ऑफ रेगुलर सॉलिड्स, डेंसिटी ऑफ इररेगुलर सॉलिड्स एंड मैनी मोर थिंग जो हम लोगों ने इस पूरे वीडियो के दौरान सीखी। अब वीडियो के एंड में आ गए हैं तो एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इस वाले वीडियो के लास्ट में हम जैसे कि ओल्डर वीडियोस में नोट्स प्रोवाइड कर देते थे वो इस वीडियो में नहीं होगी। अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं अपने हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा। अगर मैं डाल देता हूँ तो कोई कमेंट नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, इसलिए मैंने सोचा कि एक ये वाला मूव चल के देखते हैं कि क्या होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग and in next video we will study about the relative density. Thank you for watching.